सभी सम्माननीय साथियों को सादर नमस्ते। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पे बातें करेंगे जो विषय देखने में छोटा लगता है, सुनने में छोटा लगेगा, लेकिन अगर उसी छोटे से विषय को हमने अपने आचरण में धारण कर लिया तो उसी छोटे से विषय से हम बड़े बड़े परिणाम निकाल सकते हैं। उस विषय की गंभीरता इतनी है, विषय लंबा है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसको 3 भाग में हम पूरा कर दें, क्योंकि ये 1.5 घंटे के आसपास का विषय हमारा पूरा बनेगा, पूरा लेक्चर है ये। तो भूमिका के रूप में आज हम बातें करेंगे और इसके जो रिजल्ट हैं उसके ऊपर अगर आने वाली 2 वीडियो में हम बातें करेंगे। बचपन में जब स्कूल में जाते थे हम, तो हमारे स्कूल में टीचर हमसे एक नारा लगवाते थे कि देश की रक्षा कौन करेगा, देश की रक्षा कौन करेगा। और हम बच्चे जवाब देते थे कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। और कई बार तो भाव हमारे इतने प्रबल हो जाते थे कि रोंगटे भी खड़े हो जाते थे। और फिर प्रार्थना में टीचर हमें संबोधित करते थे कि हमारे जो देश का दुश्मन देश है, हम सब जानते हैं, ले दे के हम एक ही नाम लेते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ और अपने जन्म के थोड़े ही दिन बाद, माने 2-3 नवंबर के आसपास की बात होगी, जहां तक मैं ठीक ठीक समझ पा रहा हूं, 3 नवंबर 1947 को पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया था। और बड़गांव के पास मुठभेड़ में हमारे देश के पहले जो परमवीर चक्र विजेता थे, पंडित सोमनाथ शर्मा, उनकी शहादत हो गई थी। ये बातें जब हमें टीचर बताते थे तो भाव इतने प्रबल बन गए थे कि इस नारे का मतलब ये है कि हम भारत की सेना में भर्ती होके पाकिस्तान से युद्ध लड़ें, या भारत की सेना में भर्ती होके हम चीन के साथ युद्ध लड़ें। ये मेरी समझ बनी थी। अब जो जो विद्यार्थी जीवन आगे चला, ये बात समझ में आई कि ये काम तो हमारे देश की सेनाएं बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। वो न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करती हैं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को उसके घर तक सुरक्षा मुहैया करवाती हैं। फिर मैंने विचार किया कि नारा फिर विद्यालय में क्यों लगवाया जाता है। हम सारे चाहकर भी सेना में भर्ती नहीं हो सकते, तो क्या हम बाकी देश के लिए कुछ नहीं कर सकते? मेरी जो समझ में आया कि इस नारे का महत्व ये है विद्यालय में लगवाने का कि हम जहां कहीं हैं, हम बस स्टैंड पे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, पार्क पे हैं, एयरपोर्ट पे हैं, या हम और कोई पब्लिक पैलेस पे हैं, वहां हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। मानिए छोटे छोटे काम करके भी देश की सेवा की जा सकती है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, या मैं घर में हूं, और जब हम स्कूल में पढ़ते हैं या स्कूल में हम पढ़ाते भी हैं, हमने कमरे से बाहर आते ही ये तय कर लिया कि छुट्टी का टाइम हो गया और आज दोबारा कमरे में नहीं आना। और अगर कमरे की लाइट ऑन है और हमने बाहर आते स्विच ऑफ कर दिया लाइट का, या फैन चल रहा है, फैन का स्विच ऑफ कर दिया, तो हमने अपने हिस्से की देश की सेवा कर ली। कहीं नल में पानी व्यर्थ बह रहा है, उसका कोई प्रयोजन नहीं, हमने उस पानी को बंद करने की कोशिशें कर ली, तो हमने अपने हिस्से की देश की सेवा कर ली। हमने कचरा फैलाने में सहयोग नहीं किया, हमने कचरा फैलाया ही नहीं। और कचरा समेटने वालों का अगर हमने सहयोग किया
तो हमने अपने हिस्से की देश की सेवा कर ली। हमें जो काम मिला, कोई भी काम हम कर रहे हैं, अपने उस काम की मर्यादा है, उस काम की मर्यादा में रहकर अगर हम काम करते हैं तो हमने अपने हिस्से के देश की सेवा कर ली। माने एक अध्यापक अच्छा अध्यापक हो, ड्राइवर अच्छा ड्राइवर हो, कंडक्टर अच्छा कंडक्टर हो, पुलिस वाला अच्छा पुलिस वाला हो, किसान अच्छा किसान हो, अन्य अन्य काम करने वाले अपने अपने जिम्मेदारी के साथ काम करें तो अपने अपने हिस्से की सभी देश की सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम एक ऐसे विषय पे बातें करेंगे, अगर वो वैसे हमारे आचरण में आ जाता है तो हम बहुत अपने देश की सेवा कर लेते हैं। वो है हमारा शीतल पेय, जिनको हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। वो कांच की या प्लास्टिक की बोतल में बंद करके जो फ्रिज में रखी जाती है, हम उन सब की बातें करने वाले हैं आज। दुनिया में जितने भी देश हैं, जैसे चिली है, ब्राजील है, मैक्सिको है, कोस्टारिका है, कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, चाड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हॉलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। आप ऐसे गिनती करते करते जाएंगे तो गिनती 200 के आसपास पहुंच जाएगी। ये जो 200 देश हैं लगभग, ये आपस में एक दूसरे पे हमले करते रहते हैं। इन हमलों की अगर हम कैटेगरी बना के देखें तो 3 प्रकार की श्रेणियां बनती हैं। कुछ हमले हैं जिनको हम राजनीतिक हमले कहते हैं, कुछ हमले हैं जिनको हम आर्थिक हमले कहते हैं, और बाकी सभ्यता संस्कृति अगर हम पूरे हिस्से को एक मान ले तो एक हमला बनता है सामाजिक हमला। पूरी दुनिया में इन सारे देशों में कॉमन रूप से एक बात है कि इन सब के पास जो राजनीतिक हमला है उनको रोकने के लिए सबके पास अपने अपनी सेनाएं हैं, मिलिट्रीज, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके पुलिस है। तो वो हमारे पास भी है, हमारे पास मिलिट्री है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और स्टेट की पुलिस भी है। तो ये सारा जो बल है ये राजनीतिक हमले को रोकने के लिए काम करता रहता है। ये आपस में जो देश हमले करते हैं ना, ये कभी व्यक्तिगत रूप से करते हैं तो कभी सामूहिक रूप से हमले करते हैं, और दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध हमेशा चलता रहता है। अब जो बाकी दोनों प्रकार के युद्ध हैं, अर्थात आर्थिक हमला और सामाजिक हमला, इन दोनों प्रकार के हमलों को रोकने के लिए किसी भी देश के पास कोई सेना नहीं है, तो वो हमारे पास भी सेना नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी राष्ट्र की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो उस राष्ट्र का एक संसाधन है, उस राष्ट्र की एक संपत्ति है। जब जनसंख्या राष्ट्र की संपत्ति है तो वो जनसंख्या ही उन दोनों प्रकार के हमलों को रोकने के लिए न केवल सेना है बल्कि जनसंख्या ही सेनापति है। तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, वर्तमान में हमने 140-45 करोड़ के आसपास की जनसंख्या को हमने क्रॉस कर लिया। तो ये जो पॉपुलेशन है ये इन दोनों प्रकार की हमलों को रोकने के लिए सेना भी है ये, और ये सेनापति के रूप में भी है। जो हमारी सीमाओं के सजग प्रहरी हैं वो न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को उसके घर तक सुरक्षा मुहैया करवाते हैं कि आप अपनी अपनी तरक्की कीजिए, अपने अपने क्षेत्र में आप आगे बढ़िए, सीमाओं पे संभालने के लिए हम हैं। और निश्चित रूप से इस बात में कोई शंका नहीं है कि जब तक हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, और हमारी नहीं किसी भी देश की अगर सीमाएं सुरक्षित हैं तो देश अंदरूनी तरक्की अपने अपने क्षेत्र में करता रहता है, और जिन देशों की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं तो उसके अंदर रहने वाले लोग हमेशा भयभीत रहते हैं, अपनी स्वाभाविक तरक्की वो कभी नहीं कर सकते। तो हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े, हमने शारीरिक बल को बढ़ाया, हमने आर्थिक बल को बढ़ाया, हमने सामाजिक बल ताकत को बढ़ाया, या हमने अन्य आध्यात्मिक या बौद्धिक, हमने जिस क्षेत्र में हमने वृद्धि की, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी सीमाओं के सजग प्रहरियों का है। अब वो तो अपना काम
बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। लेकिन इन दोनों प्रकार के हमलों को रोकने के लिए जब हम एक सजग प्रहरी के रूप में खड़े होकर हम उनको आश्वस्त करें कि सीमाओं की रक्षा आप करते हैं और अंदर जो ये घटनाएं छोटी मोटी जो हमले होते हैं इन सब को रोकने के लिए हम आपके सहयोगी के रूप में थोड़ा हम पीछे जाएं कि जिन देशों ने अपने आप को इन दोनों प्रकार के हमलों को रोकने के लिए जब सेना के रूप में काम किया तो परिणाम क्या निकला है। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 6 और 9 अगस्त को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए और उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया साथ साथ और उसके बाद युद्ध बंद हो गया। थोड़ा जापान को हम 1945 से आगे 1947 तक लेके आते हैं और यहां हम तुलना करते हैं भारत और जापान की। तो शायद आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे कि उस समय की जब हम तुलनात्मक दृष्टि से दोनों के देखें तो भारत माने हम जापान से फार फार बेटर थे। और आज स्थिति ये है कि जापान कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए। ये सिर्फ एक ही बात का रिजल्ट है कि उन्होंने अपने ऊपर गर्व करना आया। मैं एक एग्जाम्पल देके यहां बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। एक पुस्तक पढ़ी मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई कि भारत 2020 नव निर्माण की रूपरेखा। और इस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि वाईएस राजन के सहयोग से किताब लिखी गई है। इस किताब में वो कहते हैं कि डॉक्टर वाईएस राजन जापान गए थे और जापान गए तो वहां एक होटल में रुके थे। तो वो वहां की घटना बताते हैं कि वहां से आने के बाद डॉक्टर वाईएस राजन ने एक डॉक्टरों की सभा को संबोधित किया। तो उस सभा में एक डॉक्टर ने एक बात बताई। तो डॉक्टर कहते हैं कि वाईएस राजन को कि सर आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया। वो डॉक्टर कहता है कि मैं जापान के एक होटल में रुका और मैं जिस कमरे में रुका था तो उस कमरे के दरवाजे के सामने एक वॉश बेसिन था। रात के समय में उस वॉश बेसिन से पानी की बूंदें टपक रही थी और उससे आवाज आ रही थी जिससे मेरी नींद बाधित हो रही थी। मैं रात में उठा और रिसेप्शन में जाके मैंने मेरी आपत्ति शिकायत दर्ज करवाई कि आपके इस पानी के बूंद के गिरने की आवाज के कारण मेरी नींद बाधित हो रही है। तो मैं कमरे में आके सो गया। तो होटल प्रशासन ने क्या किया कि पानी का रिसना तो बंद नहीं कर पाए, लेकिन पानी की आवाज को उन्होंने धीरे धीरे दीवार के साथ करके पानी की आवाज को बंद कर दिया। आवाज नहीं आई। वो डॉक्टर कहते कि मैं सो गया। मैं सुबह जब उठा और मैं जब दरवाजे से बाहर निकलने की तैयारी में था तो कमरे से बाहर पूरा होटल प्रशासन मेरा इंतजार कर रहा था कि कब ये भारतीय बाहर आए और इनको हम अपना अक्षमा याचना जो पत्र है वो दें। मैं जब अब बाहर आया तो पूरा होटल प्रशासन एक माफीनामा लिए खड़ा था और बाहर आके देखा तो उन्होंने कहा कि सर ये आज रात जो पानी गिर रहा था उसकी आवाज़ के कारण जो आपकी नींद में खलल पड़ी है, हम पूरे होटल की तरफ से आपसे क्षमा याचना चाहते हैं और आज रात आपसे होटल का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन हम आपको एक बात दिखाना चाहते हैं। उस होटल प्रशासन ने, वो डॉक्टर कहता है कि मुझे पूरे होटल का भ्रमण करवाया और आखिर में कहा कि ये जो नल है जहां से पानी रिसता है
यही छोटा सा पार्ट है जो इम्पोर्टेड पार्ट है। बाकी होटल में जितनी भी चीजें लगी, सारा जो सामान लगा है, सारा मेड इन जापान है। अगली बार कोई विदेशी आएगा या आप आएंगे तो हम ये पार्ट भी बनाएंगे, अर्थात ये पार्ट भी हमारा मेड इन जापान हो जाएगा। और जब इस पार्ट को भी हम बना देंगे तो फिर नल से पानी नहीं रिसेगा, और जब नल से पानी नहीं रिसेगा तो आवाज नहीं आएगी, और जब आवाज नहीं आएगी तो किसी यात्री की नींद में बाधा नहीं होगी, और जब नींद में बाधा नहीं होगी तो हमें किसी का शुल्क माफ करने की आवश्यकता नहीं होगी, और हमें किसी से माफीनामा देने की आवश्यकता नहीं। और डॉक्टर कहती कि ये सोच का एक बेसिक अंतर है। जब तक इस अंतर को कम नहीं किया जाएगा, संसाधन हमारे पास बहुत ज्यादा है, रिच है हम, लेकिन टोटली एक माइंड में एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं ताकि बात स्पष्ट हो जाएगी कि हमारी स्थिति कहां है। मैं जिस शहर, जो मेरा शहर है, इसमें 2024 में एक फ्लाईओवर जो नेशनल हाईवे क्यों रेलवे को जो क्रॉसिंग करने वाला था, 2024 में उसको तोड़ दिया गया नया बनाने के लिए। और ये लगभग बात होगी 22-23 अगस्त 2024 के आसपास की बात है। सन 2024 22-23 अगस्त के तारीख के आसपास की बात है। 4 सितंबर को अध्यापक दिवस की पूर्व संध्या पे वहां एक महाविद्यालय में कार्यक्रम था, तो मुझे इस कार्यक्रम में जाना था। मैं बस स्टैंड उतरा और वहां से फिर एक मैंने ऑटो लिया कॉलेज के लिए। तो ऑटो वाला कहता है कि सर वो जो फ्लाई ओवर तोड़ दिया ना, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, और अब तो आमदनी भी कम होती है, इतने लंबे ऑटो वहाँ तक जाते नहीं है। मैंने कहा थोड़ी समस्या है भाई, और जब ये फ्लाई ओवर बन जाएगा तो सुविधा भी सबको होगी। उसकी बातचीत में मैंने हिस्सा लिया। 200-300 मीटर के आसपास चला और चलते चलते हमने बातें की, और उसके बाद वो ऑटो वाला कहता है कि सर बात ये नहीं है, बात यह है कि अगर इस पुल को चीन में बनना होता, मानी चीन इस पुल को बनाना होता, चीन ने इस पुल को बनाना होता, तो ये पुल 3 महीने में बन जाता। अब अपनी बात को फिर करेक्ट कर रहा है वो कि 3 नहीं 2 महीने में ही बन जाता। तो मैंने उसकी बातचीत में कोई हिस्सा नहीं लिया। उसने 100 मीटर के आगे चल के फिर मुड़ के देखा कि बोले सर आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि देखो भैया, मैं चीन गया नहीं हूं। अब गया नहीं हूं तो मुझे नहीं पता कि चीन इस पुल को 2 महीने में बनाता कि 2 साल में बनाता, मैं कैसे कह सकता हूं। तो वो ऑटो चालक कहता कि सर गया तो मैं भी नहीं हूं। तो मैंने कहा कि जब तू चीन गया ही नहीं है तो आपको कैसे मालूम कि चीन इस पुल को 2 महीने में बना देगा। यहां एक बात ऑटो वाले की नहीं है, यहां हम सब भारतीयों के लिए विचार करने की बात है कि हम अपने देश पे गर्व कितनी करते हैं, हम अपनी चीजों पे गर्व कितना करते हैं, हमें अपने भारतीय होने पे गर्व कितना है। ये सबसे बड़ी बात है, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, कम नहीं है। तो ऐसी मानसिकता के साथ हम सोचें, और कई बार तो आज तक एक बड़ा शिगुफा रहता है कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, तो कैसे बन जाएगा भाई। ऐसी मानसिकता के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो बिना लोगों को विकसित किए कैसे देश विकसित बन जाएगा। और लोगों को विकसित करने का मतलब टोटल हमारे सोचने के ढंग से है। जब सोचने का ढंग ठीक हो जाता है, जीवन शैली भी ठीक हो जाती है, विचार भी ठीक हो जाते हैं, कार्य भी ठीक हो जाते हैं, और जब ये सारी चीज ठीक हो जाती है तो जीवन व्यवस्थित हो जाता है। तो जब सबका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा तो राष्ट्र क्यों नहीं होगा व्यवस्थित, राष्ट्र भी होगा। एक एग्जाम्पल से बात आज की खत्म कर देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें राष्ट्र ने हमें क्या दिया, क्यों दे हम राष्ट्र को। हम सुबह से लेकर शाम तक राष्ट्र के असंख्य रुपयों के संसाधनों का फ्री में उपयोग करते हैं। जैसे मानो गर्मी का समय है, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी,
कहीं आसपास कोई आपको पानी पिलाने वाला नहीं है ही नहीं पानी। और दूर रास्ते में किसी का एक घर था और आपने आवाज़ लगाई, घर से कोई व्यक्ति सज्जन बाहर आया और आपने अपनी पानी की मांग की तो उन्होंने आपको पानी पिला दिया। आपकी आत्मा तृप्त हो गई, शांति मिली आपके मन को, और फिर आप आगे बढ़े। भविष्य में आपको उस रास्ते शायद कभी ना आना हो, ना भी आए, लेकिन उपकृत के भाव उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में हमेशा रहेंगे, चाहे बदले में बेशक आप कुछ भी ना करें, कि उस आदमी ने मुझे उस समय पानी पिलाया जब मुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, मेरे प्राण बिल्कुल सूख गए थे, शरीर में कुछ बचने को ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं, तब उसने मुझे पानी पिलाया, मेरी मदद की। तो हम सोचते रहते हैं हमेशा, चाहे बदले में करें कुछ भी ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस राष्ट्र के संसाधनों का हम सुबह से लेकर शाम तक असंख्य रुपयों का करते हैं, लेकिन बदले में हम कभी देने की इच्छा जाहिर नहीं करते। यह ठीक वैसी बात है, मानो हम बैंक में जाते हैं और बैंक में हमने जमा पूंजी कर रखी है, हम जब भी गए हमने वाउचर भरा, बैंक वाले ने पैसे दे दिए, फिर गए बैंक वाले ने फिर पैसे दे दिए, और हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया ही नहीं, और हम लेते चले गए लेते चले गए लेते चले गए। तो किसी एक दिन बैंक वाला कह सकता है कि नो मोर मनी, आज आपकी जमा पूंजी खत्म हो गई, हमें बैंक वाला नहीं दे, खाली हाथ वापिस आना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें सोचना पड़ेगा। हम एक कमरे का एग्जाम्पल, मानो एक कमरा है जिसकी लंबाई भी 10 फीट है, चौड़ाई भी 10 फीट है, और इस 100 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल वाले कमरे को हमने बंद कर दिया और उस पर हमने तारीख लिख दी। प्रयोग आप कभी भी करके देख लेना। हमने एक तारीख लिख दी भी, मानो आज तारीख है हमारी 18 जून 2026 को हमने एक कमरे को बंद कर दिया, और इस कमरे को 18 जून 2027 को खोले, माने 1 साल के बाद हम कमरे को खोले। ध्यान रखिए कि इस कमरे का क्षेत्रफल 100 स्क्वायर फीट है, बस 10 फीट लंबाई और 10 फीट चौड़ाई, इतना छोटा सा कमरा है। इसको 1 साल के बाद खोलेंगे तो हमें कमरे में मिलेगा कि मकड़ियों के जाले हैं, और अगर कहीं फर्श कच्चा है और पानी की छत से बूंद आने की गुंजाइश है तो नीचे चींटियों के बिल मिलेंगे, कहीं खरपतवार भी आपको मिल सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि 100 स्क्वायर फीट वाले कमरे, क्षेत्रफल वाले कमरे को हमने 1 साल तक नहीं संभाला, और 1 साल के बाद उसको हमने इतनी बदतर स्थिति में पाया कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला ये राष्ट्र, जिसकी हम कभी सुध ही नहीं लेते। तो ये कितनी खराब स्थिति में हमें मिल सकता है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें विचार करना पड़ेगा। शीतल पेय के रूप में जो हमला हम पे हो रहा है, मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं कि मानो हमें प्यास लगी और हमने पानी पी लिया, हमारी पिपासा शांत हो गई। हमें भूख लगी, हमने खाना खाया और हमारी क्षुधा शांत हो गई, हमारी भूख शांत हो गई। हमें सर्दी लगी, हमने गर्म कपड़े पहने, हम सर्दी से हमने अपने आप को बचाव कर लिया। माने भूख ने हमें खाने को प्रेरित किया, प्यास ने हमें पानी पीने को प्रेरित किया, सर्दी ने हमें गर्म कपड़े पहनने को प्रेरित किया। ऐसी कौन सी बात थी कि जो हमें कोल्ड ड्रिंक की तरफ खींच के लेके चली गई? हमारे शरीर की ऐसी कौन सी जरूरत थी? हमारे बाप दादा ने पहले कभी नहीं किया। ये देखा देखी हमारे आचरण में आ गई, सिनेमा के कलाकारों के माध्यम से, क्रिकेट के सितारों के माध्यम से, और वो 5 रुपए का 10 रुपए का पैकेट पी के ऊर्जा का एक ऐसे एक्टिंग जैसी करते हैं और हम खींचे चले जाते हैं उसकी तरफ। ये हमारे देश पे एक हमला है, और देश पे हमला है, हम पे भी है,
हम देश से अलग नहीं हैं, देश है तो ही हम हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी है कि देश राष्ट्र है तो हम हैं, लेकिन हम जैसा बनाएंगे ये वैसा ही बनेगा। हमने इस हमले को रोकने के लिए सेनापति के रूप में आज से वे काम करने की आवश्यकता है। और इसकी भयावह कितनी है, कल या अगले 2 वीडियो में हम इस पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज भूमिका के रूप में इतनी ही बातें कर पाएंगे। आप सबका आभार। नमस्ते।